This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PSX Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट बहुत अच्छी पॉजिटिव शुरू हुई। एकदम से हमने 84 प्लस देखा विद इन मिनट्स ऑफ ओपनिंग और 32,987 का लेवल आया। उसके बाद सेलिंग आई, फिर एक दूसरा पीक बना 94 प्लस का और 32,998 का लेवल आ गया। उसके बाद काफ़ी सेलिंग बाइंग होती रही और फिर आखिर में जो है ना मार्केट गिर के अभी 24 माइनस पे क्लोज़ हो गई। ये इन लाइन है विद द रेस्ट ऑफ द मार्केट ऑल्सो, बिकॉज ऑयल प्राइसेस जो हैं 43 तक के करीब जाके गिर गई हैं। अब 38 कुछ का लेवल आ गया है इसका, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं, कहीं पे अप प्लस है, कहीं पे माइनस है। 38.77 का रेट दिखाया जा रहा है, दिस इज़ 1.5% लेस दैन द प्रीवियस रेट वॉट एवर इट वाज ऑयल के बारे में। उसका नतीजा ये हुआ है कि हमने देखा कि डाउ जोन्स में सिर्फ 20 पॉइंट्स का इजाफा, SP में सिर्फ 1.1 का इजाफा है, नैस्डैक इज़ -6.72। उसके बाद एशियन मार्केट जब खुली तो नीके में 30 का लॉस, हैंगसेंग में 20 प्लस, शंघाई 38 माइनस, सेंसेक्स 68 माइनस, सिंगापुर 11 माइनस। तो फिर पाकिस्तान के अपने पॉलिटिकल लोकल सिचुएशंस हैं कि इस वक्त 2 धरने जारी हैं, एक इस्लामाबाद में, एक कराची में, जिसकी वजह से आज मैं बड़े मुश्किल से चैनल पहुंचा हूं किसी तरह भागते दौड़ते हुए, क्योंकि नुमाइश को ब्लॉक किया हुआ है, वहाँ पे डी चौक को ब्लॉक किया हुआ है। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल इनफेक्टिव है। बहुत थोड़े से लोग हैं, मोटरसाइकिल्स खड़ी करके उन्होंने नुमाइश को ब्लॉक कर दिया, विच इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग टू डू। तो बहरहाल ये सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई। अगर आपको और डिटेल्स बताऊं कि 30 इंडेक्स में भी 65 का लॉस है और 19,080 का लेवल आ गया। ऑल शेयर्स में 15 प्लस है, 22,559, यानी ओवरऑल तमाम शेयर्स की बात करें तो प्लस में है। वॉल्यूम 130 मिलियन, मच बेटर दैन व्हाट इट वाज येस्टरडे, सिर्फ 87 मिलियन का काम हुआ था। एडवांसिंग कंपनी 147, डिक्लाइनिंग 155, अनचेंज 23, 325 मिलियन कंपनीज में काम हुआ है। वॉल्यूम लीडर्स में TRG पाकिस्तान लीडिंग विद 12 मिलियन, TPL ट्रैकर 11.4, दीवान मोटर 9.29, K इलेक्ट्रिक 7.55, सुई नॉर्दर्न 7.11, गेनर्स पाक टोबैको 57, सफ़ायर 26, बेनेरो टेक्सटाइल 26, फिरोज सन्स लेबोरेटरीज 23 और मिलर ट्रैक्टर 17। लूजर्स फिलिप मॉरिस पाकिस्तान 89 माइनस, बाटा 40 माइनस, सीमेंस पाकिस्तान 18 माइनस, स्माइल इंडस्ट्रीज़ 9.75 माइनस, मरी बेवरी 9.55 माइनस। आज की जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये है कि बैंक अल-फलाह का रिज़ल्ट आया, विच इज़ शोइंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट 12 बिलियन कंपेयर टू 8 बिलियन इन द प्रीवियस ईयर ऑफ 2014। ये 15 में 12 बिलियन कमा लिया, प्लस ये 48% बेटर दैन बिफोर है। दूसरी अहम ख़बर जो है आज की वो ये है कि हमारे जो वाटर मैनेजमेंट असरा है उसने कहा कि माशाल्लाह इस दफ़ा बारिश काफ़ी हुई और पानी काफ़ी मौजूद है, वाफिर मौजूद है, इसलिए बहुत बम्पर क्रॉप्स एक्सपेक्टेड हैं इस सीज़न में। तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू हियर, बिकॉज वी आर इन एग्रीकल्चर कंट्री और दैट इज़ द बेस ऑफ एवरीथिंग। दूसरी अच्छी खबर यह है कि फरवरी के महीने में जो ओवर चार्जिंग हुई थी उसको एडजस्ट करने के लिए अदर दैन कराची के जो पूरा पाकिस्तान का इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है उसमें 3.3 पर यूनिट की कमी की जा रही है रेट्स में, यानी कि मार्च के बिल में उसको एडजस्ट किया जाएगा, विच इज़ रिफ्लेक्टिव ऑफ द फैक्ट के जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कम हुई है उससे आपकी जो है ना कॉस्ट में कमी आ रही है। लेकिन इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया था तो उसको अब रीएडजस्ट किया जा रहा है। इन्हीं इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमने आज दावत दी है एक लीडिंग एक्सपर्ट अली खान साहब को, जो कि एक तो बहुत बड़े शेयर्स वगैरह के मार्केट के ख़ास तौर से न्यूयॉर्क में बहुत काम करते रहे,
लेकिन अब आजकल उन्होंने एक नया अपने लिए एक मिशन पकड़ लिया है, वो है एजुकेशन ऑफ आवर यूथ रिगार्डिंग द मार्केट्स, अबाउट द शेयर्स एंड जनरली इकॉनमी। तो अब इनका टाइटल भी बदल गया, अब आप देखेंगे इनका टाइटल कुछ और होगा, पहले कुछ और होता था। खान साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू। एंड आज जैसे मौके पर आए हैं कि मुल्क में थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से भी हमारी मार्केट्स वगैरह थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है, और ये लॉ एंड ऑर्डर एक तो खैर ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ, उसका तो बहुत बड़ा अफसोस है। रेमनेंट्स हैं जो अभी हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसी बहाने अब पंजाब में जो कि डिलेड इलेक्शन था वो हो जाएगा, तो मामला उम्मीद करते हैं कि लॉन्ग टर्म में बेहतर हो जाएगा। इंतज़ार करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है कि 150-150 आदमी मरें तब कुछ करें, यू नो। ये इट वॉज वेल नोन फैक्ट कि वहाँ पे लोग बैठे हुए। अब राना साहब कह रहे हैं कि जी 5500 लोग हमें पहले से पता था ख़राब है, तो पहले क्यों नहीं पकड़ा? देखिए यही तो है ना कि हम रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं हैं। बहरहाल आई एम नीदर इन द गवर्नमेंट नॉर इज़ इट माई जॉब, और मुझे ज़्यादा तनकीद पसंद नहीं कि खामखा इंसान तनकीद करे, मगर मैं चाहता हूँ कि अगर अभी शुरू किया है तो फिर इसे पाया तकमील तक पंजाब में भी पहुँचाएँ, हर जगह पहुँचाएँ। एक जान का ज़िया, सिर्फ़ एक जान का ज़िया मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा है, 150 तो छोड़ दीजिए। और हमें ये चाहिए कि एक अक्रॉस पाकिस्तान जो हो रहा है पूरा ऑपरेशन, बहुत अच्छा किया है आर्मी ने। अगर ये ना होता तो खुदा जाने हम कहाँ पहुँच चुके होते। फाटा जैसे इलाके को क्लियर कर लिया, कराची को लार्ज एक्सटेंट क्लियर कर लिया। अब ये पंजाब रह गया था बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट है। पंजाब में बहुत है, असल तो बेस वही है, असल वही है, मैन पावर बेस तो वही है। एग्जैक्टली। तो हम सालों से पढ़ रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं कि नहीं जी यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो सब ठीक है। उससे क्या होगा? शुतुरमुर्ग की मेंटालिटी रखने से क्या होगा कि ज़मीन में मिट्टी में सर दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि दुनिया नज़र नहीं आ रही, मगर दुनिया तो होगी ये। और हम पाकिस्तानीज़ वी विल नॉट लूज़, ये मुझे पता है कि इंशाल्लाह विल विन, इंशाल्लाह। ये जो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है, जिन लोगों ने क्लेम किया, उन्होंने कहा कि या तो क्रिश्चियंस हिंदू सब मुसलमान हो जाएं या हमें जिजिया दें। अब बताइए कि इनको जिजिया दें, मतलब स्टेट को दे, जिसको भी दे, खुद मांग रहे हैं उन्होंने हुकूमत के अंदर हुकूमत बना ली है। हाँ, ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि जिजिया तो अगर देना भी तो गवर्नमेंट को देंगे, वो दे रहे हैं। हर पाकिस्तानी सिटीजन जो भी है टैक्स तो दे रहा है, वो एक स्पेशल जिजिया मांग रहे हैं उससे। पता है ये इस टाइम एंड एज में हाउ कैन वी एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ एलिमेंट, हाउ कैन वी इग्नोर देम और हाउ कैन वी कंडोन देम? वी शुड टेक वेरी वेरी टफ एक्शन अगेंस्ट। देखिए रिट जो है ना गवर्नमेंट की, हम सालों से अपनी रिट स्टैब्लिश नहीं कर सके, जिसका इफेक्ट मार्केट पे भी पड़ा, इकोनॉमी पे भी पड़ा, पर्सनल लाइफ्स पे भी पड़ा। मगर अब मेरे ख़्याल में रिट स्टैब्लिश होना शुरू हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिट स्टैब्लिश हो चुकी है, मगर मेरी नज़र में रिट स्टैब्लिश होना शुरू हुई है, और अल्लाह इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाए। हमारे फ़ौजियों के हाथ, सियासतदानों के हाथ, लॉ इन्फोर्समेंट की जितनी एजेंसीज़ हैं उनके हाथ, उनके भी बेचारे इतने लोग मरे हैं, सब ने कुर्बानियाँ दी हैं, और कोई नहीं चाहता कि उनका चहीता कोई कफन पहना के उसको उतारा जाए बेवक्त मौत। यू नो, देखें, एक तो ये है कि हमें यकीन है कि हम मुसलमान हैं, जब हमारा टाइम आना है आएगा, मगर एक बेवजह मर जाना, कोई कहीं जा रहा था उसका कत्ल हो गया, तो इसका तो सवाल है। गया था पार्क पे झूलने के लिए मार दिया। देखिए कितने बच्चे और औरतों का मैसेकर हुआ। ये इसका थोड़ा सा मार्केट पे नेगेटिव असर पड़ा, लेकिन ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं मईशत को? ठीक है, ये जैसा आप कह रहे हैं, आपकी दुआ अल्लाह का कबूल करेगा ज़रूर, कि आप जब से आए हैं आपने ऑलरेडी बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट देखी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप उस ब्लास्ट में भी थे जो यहाँ कराची में हुआ था, और बच गए थे आप। बच गया था मैं, बच्चे बच गए थे मेरे, मैं भी पीछे था जी। तो वो दौर और आज के दौर में माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, बहुत बड़ी चेंज है कराची में। तो एटलीस्ट वो याद है मुझे, वक्त में ऐसे बच्चों का हाथ पकड़ के उठा हूँ, निकला हूँ, और उसी जगह जहाँ मैं बैठा था वहाँ बम फटा था। तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है। पंजाब भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, जो एक्शन शुरू हो गया कल से। मगर वही आपकी बात कि जब APS हुआ तो आर्मी ने कहा कि इनफ इज़ इनफ, उन्होंने शुरू किया और KP को ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया, फाटा को भी क्लियर कर दिया। अब यहाँ भी आर्मी ने बेसिकली कहा कि अब करना है हमें। They didn't ask the government to give them an okay, because वो गवर्नमेंट के ज़रिए करेंगे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा जी। बहरहाल, तो अगर ये माशाल्लाह ये हो जाए और काफ़ी हद तक पीस हो जाए,
तो आप क्या देखते हैं पाकिस्तान के फ्यूचर तारिक भाई, और स्टॉक मार्केट के फ्यूचर को? तारिक भाई, मैं आपसे एक बात कहूँ, आपको वो दिन भी याद होंगे, मेरा तो ये 5.5वां 6ठा साल है यहाँ पर, मगर आप और मैंने दोनों ने यहाँ पे बैठ के शो किए हैं जब 2 बम फट चुके थे कराची में। एक दफ़ा बम फटा था, मैं यहीं आ रहा था, याद है यहाँ वाला, आ रहे थे और आप आ रहा था और फटा। उसके बावजूद मार्केट्स ऊपर गई। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स में रिजिलियंस है। देखिए, खुदा ना करे यही पटाखे जितना बम किसी और मेजर सिटी में फटता तो मेरे ख्याल में स्टॉक मार्केट्स बंद हो जाते। एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, आई फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि कल मार्केट 27 पॉइंट गिरी ऊपर नीचे होते होते, और उसके जो आज रिज़ल्ट आया वो ये है, इसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन, थोड़ा मेरा भी है, बिजनेस प्लस चैनल का है, कि गोरो ने 1.39 बेच दिया आपके, और हमने 10 मिलियन का खरीद लिया। हम लोगों ने 10 मिलियन खरीदा, आम आदमी ने, नॉट 10 मिलियन डॉलर, 10 मिलियन डॉलर, नॉट रुपीस नहीं, नॉट बैंक्स, इंडिविजुअल्स ने खरीदा, नॉट इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल जिसको मैं और आप एड्रेस करते हैं। तो आपकी जो तालीमात हैं उसका असर हो रहा है, लोगों के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, वो मछली की तरह तड़पते थे पहले, इन्वेस्टमेंट कर दी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मिनट मिनट वो बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। मुझे 10 सवाल मुझसे करें, आपसे 10 सवाल करें, अब मैं देखता हूं कि उनके सवालात रुक गए। हाँ, देखिए, मैंने तो अब पूरी लाइन ऑफ एक्शन ही चेंज कर दिया। मैंने तो जो माइंड एंड मार्केट्स के नाम से जो कंपनी लॉन्च की है, वो सारे कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं हम स्टॉक मार्केट के लिए, कि घर पे बैठ के एक आदमी सीख सकेगा। ये सब चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तानी मार्केट्स गोइंग फॉरवर्ड आई सी वेरी गुड। देखिए, अब जून तक इंशाल्लाह हमें पता चल जाएगा कि हम एमर्जिंग मार्केट्स में दाखिल हो रहे हैं या नहीं। अगर आप हर चीज़ को तनकीद की नज़र से देखेंगे तो फिर आप ये कहेंगे ओ एमर्जिंग मार्केट्स में इतना छोटा सा हम शुरू कर रहे हैं। भाई, जब बच्चा पैदा होता है वो भी इतना सा ही होता है, फिर वो 7 फीट का भी हो सकता है। अच्छा सर, थोड़ा सा समझाएंगे आम लोगों के, आपका वॉल स्ट्रीट पे इतना एक्सपीरियंस रहा, कि फ्रंटियर मार्केट और इमर्जिंग मार्केट में क्या फ़र्क है? देखिए, फ्रंटियर लास्ट स्टेज है, यानी लोएस्ट स्टेज है, लोएस्ट। अच्छा, तकरीबन अभी आपको सिर्फ लोगों ने देखना शुरू किया है। फ्रंटियर हैं ये, फ्रंटियर मार्केट्स, मतलब उसमें लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। फ्रंटियर में मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप इतना एक फंड मैनेजर न्यूयॉर्क में बैठे हैं तो यू आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट टू मच इन द फ्रंटियर मार्केट? नहीं, देखिए, वो नहीं, देयर इज नो सच थिंग एज अलाउड। आपको डिक्लेयर करना पड़ता है जब आप अपना हेज फंड रजिस्टर करते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यूनाइटेड स्टेट से, कि आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, पहले से बताना? जी, बिल्कुल करना। उसके बाद आपकी कोई कैद नहीं है, आप यहाँ के फ्रंटियर में करें, कहीं और के फ्रंटियर में करें। इससे आप डिक्लेयर कर दें कि हम एक रिस्की फंड बना रहे हैं, जी, वी विल गो फॉर द फ्रंटियर मार्केट, वी विल गो फॉर फ्रंटियर मार्केट। तो बड़ा फायदा होगा या बड़ा नुकसान हो जाएगा? जो भी होगा वो पूरे रिस्क फैक्टर्स उसमें पब्लिक उसी देख के आपके पास आएगी या नहीं? एग्जैक्टली। देखिए, अच्छा। बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रंटियर मार्केट्स में इन्वेस्टेड हैं और लिटरली ट्रिलियन डॉलर्स इमर्जिंग मार्केट्स में हैं। इमर्जिंग फ्रंटियर से एक स्टेप ऊपर है, ठीक है ना। अच्छा, उन फ्रंटियर में भी सब में बड़ी फ्रंटियर कौन सी, उस इमर्जिंग में भी सब में बड़ी इमर्जिंग कौन सी है, इस तरीके से होता है। उनका वेटेज क्या है, कितना परसेंटेज है आपका, आपकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। इमर्जिंग मार्केट्स में जब आप वंस यू विल कम इनटू इमर्जिंग मार्केट्स, होगा ये कि आप एक बड़ी पिक्चर का छोटा सा हिस्सा बन जाएंगे। अभी हम अब इस वक्त हम छोटी पिक्चर का छोटा हिस्सा है वैसे बड़ी पिक्चर का हम बड़ी पिक्चर का छोटा हिस्सा बन जाएंगे। मगर मेरी नज़र में उसके बाद होगा क्या, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, इसलिए कि हम टोटली लिंक हो जाएंगे वर्ल्ड इवेंट्स के साथ। देखिए, जैसे चाइना के साथ जो अभी हुआ है, विच इज़ एन इमर्जिंग मार्केट, हमारे यहाँ उसका इतना असर चाइना का डायरेक्टली नहीं आया। अगर हम उस वक्त इमर्जिंग मार्केट्स में होते तो पूरी दुनिया की इमर्जिंग मार्केट 16% कुछ नीचे हो चली गई थी, तो हम 16% तो नहीं गए, एवरेज 16% दुनिया की मार्केट्स चली गई थी, तो शायद हम भी चले जाते। तो इसमें जब हम इमर्जिंग मार्केट्स में आएंगे तो ये ख्याल रखिएगा कि नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट करें, सिर्फ इसने कह दिया उसने कह दिया कि बेसिस पे ना करें। अगर आप अपनी गलतियों को मानने के हक में नहीं है तो प्लीज़ इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि होता यह है कि लालच की बिना पे किसी ने कह दिया, आपने इन्वेस्ट कर लिया, फिर आप उसको गालियां दे रहे हैं बैठे हुए। भाई, आपने क्यों किया? दूसरी बात, खरीदने के बाद पूछते हैं, हाँ, सर
आप बताइए ये कैसा है? ये कैसा है? भाई खराब है, अच्छा है, खराब है, इट बिकम्स दैट कॉन्वर्सेशन बिकम्स यूजलेस। आपने खरीद लिया, अब क्या जैसे आप मुझसे बार बार फोन करते हैं टिप्स ऑफ द ट्रेड में, दे वांट टू गेट एन एश्योरेंस कि दैट आई विल से गुड, तो ये गुड हो जाएगा। मेरे कहने से या खान साहब के कहने से गुड नहीं होगा। हम 200 दफा बोले तभी गुड नहीं होगा। ये इस तरीके की बात है कि जैसे किसी डॉक्टर से इलाज करवा लिया पहले, उसकी दवाएं खा ली, फिर उसके बाद कहा आपके ख्याल में ये डॉक्टर अच्छा था। अगर डॉक्टर अच्छा था तो भैया। अच्छा, अभी एक केस आया, NIB बैंक की खबर आई कि जो वो मर्ज हो रहा है, ये NIB इज ट्राइंग टू गेट विद MCB, तो इस्लामाबाद से फिलर्स आना शुरू हुई, खरीद लो भर के खरीद लो। अब मेरे पास कॉल आना शुरू हो गई। मैंने कहा देखिए ये सब जो आप सोच रहे हैं कि ₹1 का शेयर लेंगे और वो 70 का हो जाएगा, आप अमीर तरीन हो जाएंगे, प्लीज इन चक्करों में ना पड़ें, उससे आप अरबपति करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन आप अपना सिर्फ नीचे रहने की सोचें, यू डोंट गेट इन्वॉल्व इन दिस। जिसको जुआ खेलना है, बड़े बड़े लोगों का खेल है ये, आप आम आदमी इससे दूर रहे। तो डबल हो जाएगा। मैं एक सिंपल सी चीज समझा, 28वां साल है मेरा मार्केट में, दुनिया की मार्केट्स में। मैंने किसी को आज तक रातों रात अमीर होते नहीं देखा, मैंने रातों रात गरीब होते हुए बहुत देखा है। ये बात का ख्याल करें कि मैं जो मैं कह रहा हूं, रातों रात गरीब होते हुए, वो जो लालच की बिना पर ये समझता है कि आज कोई चीज खरीदूंगा और हाँ, मैंने ये भी देखा है कि $10 का स्टॉक $70 पे चला गया एक महीने में, मगर वो प्लान्ड नहीं हो सकता। हमें ये चाहिए कि अगर बैंक में आपको 7% मिल रहे हैं और आप उसको 3 टाइम्स या 4 टाइम्स बीट कर रहे हैं रिस्क के साथ, इससे अच्छा और इन्वेस्टमेंट व्हीकल कहां मिलेगा आपको? हिस्टोरिकली पाकिस्तानी मार्केट्स हैव गॉन अप एवरी ईयर, व्हाई वुडंट दे नॉट गो अप? होता यह है कि हम तनकीद कर करके और फेसबुक के फोरम्स पे जाकर ब्लाइंड इज लीडिंग द ब्लाइंड, ये कैसा लगता है? कैसा लगता है मतलब मेरी ओपिनियन से क्या फर्क पड़ता है? जो फैक्ट्स हैं कंपनी के वो पढ़िए आप। आइंदा आगे देखिए कि व्हाट मार्केट क्या है, प्रोडक्ट की मार्केट क्या है, क्या मैनेजमेंट में चेंज आई है, रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, डेट उतार दिया गया है, क्या किस वजह से ये स्टॉक अच्छा है। कम से कम 4 या 5 रीजंस तो होने चाहिए। यहाँ पे लोग प्राइस को ट्रेड करते हैं, दुनिया में भी प्राइस को ट्रेड करते हैं, मगर फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज की प्राइस को ट्रेड किया जाता है। यहां पर अंडरलाइंग एसेट को नहीं देखा जाता, अंडरलाइंग सिक्योरिटी को नहीं देख रहे। ABC कॉर्पोरेशन है, 170 पे टेक्निकल पे अच्छा लग रहा है, मुझसे फोन करके पूछते हैं ये कंपनी, मैंने कहा बताइए ये कंपनी करती क्या है, नहीं पता, लोकेटेड है, नहीं से कुछ नहीं पता, हमने ले लिया था। मैंने कहा भाई आपने लिया हुआ है ना, मैंने तो नहीं लिया हुआ है, व्हाई शुड आई स्टडी अबाउट दिस कंपनी? You should study and let me know कि what this company does. Why did you buy it? तो वही आप वाली बात कि वो प्राइस पे किसी ने कह दिया कि ये अभी ₹3 का है, ले लो, ये ₹6 का हो जाएगा, उस पर ले लिया, ₹1.5 का हो गया। दूसरा, हर कंपनी के बारे में किसी का ओपिनियन है। भाई दुनिया का कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर, एनालिस्ट 200 कंपनीज के बारे में ओपिनियन नहीं रख सकता, इम्पॉसिबल। मैं इस मार्केट में 20 से 30 स्टॉक्स को लेके चलता हूँ। That's all. That's what you are capable of. Yeah, really. At the most. तारिक भाई, at the most. इनके न्यूज़ को फॉलो करना आसान काम है? Impossible है, impossible सी चीज़ है। क्वार्टरली बैलेंस शीट को पढ़ो, एनुअल को पढ़ो, मंथली फिगर्स को पढ़ो, उनके सेल्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखो, कहाँ वॉल्यूम बढ़ रहे हैं ये देखो, कहाँ घट रहे हैं ये देखो। यहाँ पर आपके पास जो फोन करके पूछते हैं, मैं आपका प्रोग्राम अक्सर देखता रहता हूँ, ऐसे पूछते हैं जैसे तारिक खान जावेद को 28,000 स्टॉक्स के बारे में सब कुछ पता होगा। कैसे पता होगा? ऐसे नाम लेते हैं, मुझे पता ही नहीं। हो ही नहीं सकता। उसके बाद सिंबल भी बताते हैं, सिंबल्स को हाउ डू आई रिमेंबर? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये। मैंने दुनिया में नहीं देखा किसी को। 250-300 लोगों की टीम होती थी हमारी एनालिस्ट की, जो 70 स्टॉक को एनालाइज ट्रैक कर रहे हैं। 6 लोग एक स्टॉक को ट्रैक करते थे, क्योंकि वहां पे न्यूज बहुत होती है, कोरिलेशन एक स्टॉक का दूसरे स्टॉक के साथ, दूसरी न्यूज के साथ बहुत होता है। मगर पाकिस्तानी मार्केट्स आई थिंक आर वेरी गुड मार्केट्स। ओके, हमारे यहाँ जल्दी है, मार्केट में हमेशा इम्पेशेंट से पेशेंट को पैसा ट्रांसफ़र होता है, सिंपल। तो हमारे यहाँ इम्पेशेंस बहुत है, बेसब्री बहुत है। उस बेसब्री को अगर आप काबू कर लें और रातों रात अमीर होने के ख्वाब ना देखें तो आप यकीनन अमीर हो जाएंगे। क्या कहते हैं,
यकीनन किस तरह हो जाएंगे, थियरी ऑफ कंपाउंडिंग आपके पास आ जाएगी ना। पहले साल आपने एक 10 लाख रुपए लगाए मिसाल के तौर पे, वो 13 लाख हो गए, फिर वो 13 लाख आगे चल के 17 लाख हो गए, 17 लाख आगे चल 10वें साल में वही आपको 3 करोड़ रुपए हो जाएंगे मिसाल के तौर पे। 2 शर्तें, इसकी कंपनी अच्छी हो और कंपनी को आप मॉनिटर करते रहें, उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी मैनेजमेंट के बारे में, सेल्स के बारे में, मैं सबसे ये कहता हूँ कि जब आपने एक शेयर किसी कंपनी का ख़रीद लिया तो उसको एज ए कंपनी ना देखें, एज ए थर्ड पार्टी या आउटसाइडर ना देखें, थिंक ऑफ इट एज योर ओन कंपनी। वन शेयर होल्डर इज, अच्छा ये बात लोगों को आमतौर से, फिर से आप ज़रा इसको कंफर्म कीजिएगा। मैं तो ये जानता हूँ, आई वॉज वर्किंग फॉर हांगकॉन्ग शंघाई बैंक, लार्जेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड। मुझे बार बार प्रॉब्लम आई कि जी लॉगिंग इंडस्ट्री पे आपको पैसा नहीं लगाना, फलानी इंडस्ट्री पे नहीं लगाना। इन्वायरमेंटलिस्ट, ये ग्रीन पीस वाले, ग्रीन पीस क्या करते थे, बड़ी स्ट्रांग है वो सर, क्या करते थे, हमारे सिनेमा हॉल में होता था एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, हमें बुलाया गया 1-2 दफ़ा कि आ जाओ। मैंने कहा क्या दिखाना चाह रहे हैं, तो हम लोग सवाल करते थे, सर ये इतना प्रॉफिटेबल कारोबार है पेपर इंडस्ट्री का, आप कहते हो पेपर इंडस्ट्री में न लगाओ, क्यों न लगाएं। तो हमें कहा कि आप आओ ज़रा। हम गए, एक शेयर खरीदा हुआ था लड़कों ने, सिर्फ एक शेयर, एंड दे फोल्डेड द बैनर्स। और जब वो एक वक्त आया, वो बैनर्स उन्होंने खोला, ज़्यादा 12 लड़के होंगे, 12 शेयर, इतना शोर मचाया, यू आर डिस्ट्रॉइंग ऑल द फॉरेस्ट ऑफ इंडोनेशिया, यू आर डूइंग दिस इन मलेशिया, यू आर डूइंग दिस इन अफ्रीका, यू आर एंटी इन्वायरमेंटल बैंक। एनुअल जनरल मीटिंग में एक शेयर खरीद के आप जा सकते हैं, और शोर बचा सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट दो मेरे हाथ में। आप खड़े होकर अपनी राय दे सकते हैं वहां पे, साल में एक दफा ये होती है। अच्छा, मुझे याद आया, मैं जहाँ बैठा था उसके सामने ही एक चाइनीज बैठा हुआ था 5 फीट का, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर था। अब उसने कुछ बोलना चाहा, उसकी आवाज ही ना निकली। लार्जेस्ट शेयर होल्डर शोर की वजह से, एंड द यंग गाइज विद 6 फुटर गाइज, दे वर शाउटिंग लाइक एनीथिंग। तो उन्होंने कहा कि दैट्स इज द रीजन व्हाई वी टोल्ड यू नॉट टू इन्वेस्ट इन पेपर इंडस्ट्री। वो प्रोजेक्ट 1-2 पे हमने पैसा लगाया हुआ था, वहां से हमने विड्रॉ किया, यकीनन। तो ये है पावर ऑफ ए शेयर होल्डर। मैं सबसे फोन जो लोग करते हैं, मैं कहता हूँ देखिए आप मुझसे सवाल ना करें, मैं आपसे सवाल करूँ कि आपने ये शेयर लिया क्यों था, कुछ नॉलेज तो होगा आपको। और आप ऐसे कहते हैं उसने डिविडेंड नहीं दिया, ये नहीं दिया, भाई आपकी कंपनी है, आज खाओ कल खाओ। एक सेकेंड, बेचीज़ की कमाई हुई कि नहीं, इस चीज के ऊपर मैं आपको अपना इख्तिलाफ राय देता हूँ। जो लोग कहते हैं डिविडेंड नहीं दे दिया, स्टीव जॉब्स ने, एप्पल ने आज तक मरने तक एक पैसा डिविडेंड नहीं दिया। वाह, $100 बिलियन कैश पे बैठा था वो, $100 बिलियन कैश पे, मगर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो ये कहता था कि मैं इसी पैसे को अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए उसमें रीइन्वेस्ट कर रहा हूं। आपको डिविडेंड चाहिए या आपको कैपिटल गेन्स चाहिए? आपको 30% साल का कैपिटल गेन्स चाहिए या 2% डिविडेंड चाहिए? 2% डिविडेंड चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे लेने ही छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। खान साहब और हमारा और चैनल का भी एक मिशन बन गया है कि हम कैपिटल मार्केट के बारे में सही मालूमात दें। इस समय खान साहब बहुत बड़े काम कर रहे हैं और इन्होंने इनफैक्ट अब देखा जाए तो वो फोकस ही अपनी ज़िंदगी का बदल दिया है। और जैसा कि मैंने भी किया था कि अपनी कंपनी उनकी को साइड में करके मैं लग गया यहाँ पे बताने के लिए, और लोग कहते हैं उससे कुछ फ़ायदा हुआ है, आई डोंट नो। अब खान साहब ने फुल टाइम अब इस तरफ चले गए और इनकी बड़ी अप्रिसिएशन हो रही है। ऐसे 2-4 और लोग भी होते, काश कि ये 20 साल पहले बोल पाते। उस वक्त तो खैर ये खुद कमाने के चक्कर में लगे हुए थे, आज अल्लाह ने इनको काफ़ी दिया हुआ है, सो ही कैन अफोर्ड टू डू दिस। अब ये बात कर रहे थे हम लोग के, लोग जब कंपनी का शेयर ख़रीदते हैं तो उसको अपना नहीं समझते, गैर चीज़ समझते हैं, बिला वजह कि उस पर क्रिटिसिज्म करते हैं और ऐसा कहते हैं कि जी आज जैसे मैंने बताया कि बैंकर फलां ने पिछले साल 2014 में 8 कमाया था, आज 12 बिलियन उसने कमाया। तो हर बैंक ऑफ फलां का शेयर का जो मालिक है उसको खुशी से डांस करना चाहिए इस वक्त कि मेरे बैंक ने इतना कमा लिया। इट डजंट मैटर कि वो 12 बिलियन आपको डिविडेंड की सूरत में देते या नहीं देते, आपकी कमाई हो गई, वो अगर नहीं बांटेंगे तो वो जमा हो जाएगा, विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू
इन द लॉन्ग रन, बिकॉज कैपिटल एप्रिसिएशन होगी, आपको बुढ़ापे में वो काम आ जाएगा। इसी पे खान साहब ने बहुत ज़बरदस्त एक कंपनी का नाम लिया, एप्पल, जिसको सब आप जानते हैं, स्टीव जॉब्स। उसने कहा कि बहुत बड़ा कैश उसके पास पड़ा था, उसने कभी डिविडेंड नहीं दिया। सर इसी पे कंटिन्यू कीजिए, व्हाट वाज द लॉजिक एंड हाउ डिड द शेयर होल्डर्स ऑफ एप्पल टुक इट? Simple logic. I attended 3 different board meetings, AGMs of Apple. सिंपल लॉजिक थी उसकी। लॉजिक ये थी कि वहाँ पे 2 कैटेगरीज के स्टॉक हैं, जैसे दुनिया में हर जगह हैं। एक स्लो ग्रोथ बट स्ट्रांगली डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, जो बहुत ही बड़ी मार्केट कैप जिनकी हो चुकी होती है। और 2 स्टॉक्स वर मोस्टली लिस्टेड ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नॉट नैस्डैक। नैस्डैक ग्रोथ कंपनीज के लिए था। उसकी लॉजिक ये थी कि आप नैस्डैक के स्टॉक पे आके डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप ग्रोथ एक्सपेक्ट करें। ग्रोथ 30-40% साल की आ सकती है प्राइस में, कैपिटल ग्रोथ। डिविडेंड क्या दे दूंगा मैं? 2% ऑफ द प्राइस, 2.5% ऑफ द प्राइस। आपको वो चाहिए या आपको ग्रोथ चाहिए? वो लड़ता रहा, 16 साल तक लड़ता रहा बेचारा, ये दुनिया छोड़ के चला गया, मगर दिया नहीं। अब सब हाइंडसाइट में पलट के ये कहते वाह 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 क्या अच्छा काम किया था उसने। देखिए डिविडेंड, अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है, आप रिटायरमेंट के पैसे डाल रहे हैं, आप रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते, तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स यूजुअली आर नॉट दैट वॉलेटाइल। मगर वो यहाँ तो वो फिनोमेना भी नहीं है, उसको भी वॉलेटाइल कर देते हैं। ये फिनोमेना वहाँ जैसे GM हो गया, सिटी बैंक हो गया, फोर्ड हो गया, फाइजर हो गया, पेप्सिको हो गया, ये फ्लक्चुएट नहीं करते, ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होते। established है, hundreds of billions of dollars इनकी मार्केट कैप है। ये जो कमाते हैं लोगों को दे, तो वो लेस रिस्क अवर्स लोग खरीदते हैं उसको वहां पर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते। यहां आप डिविडेंड के चक्कर में पड़े रहेंगे। कभी किसी ने जाके AGM में ये पूछा कि भाई आपकी कंपनी में अब क्या फर्दर कोई ग्रोथ नहीं है? रुक गए आप, यू हैव स्टॉप। व्हाई आर यू पेइंग ऑल द कैश? एप्पल नहीं रुका तो आज यहां पहुंचा जी। कि मतलब मैं तो पहले डिविडेंड बांट के बैठ जाता कि इनफ। मैं तो सिंपली CEO से ये सवाल करता हूं, आप ये समझ रहे हैं कि आप मुझे डिविडेंड देके एहसान कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अगर आप मुझे डिविडेंड दे रहे हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस आपकी कंपनी में कम हो रहा है, इसलिए कि मैं ये समझता हूं कि आपके पास विजन नहीं है, दूसरी आपके पास ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है, कि आपको पैसा नहीं चाहिए। यू हैव कम टू अ ग्लास सीलिंग। इस नजरिए से कोई देखता ही नहीं है यहां पर। आप इस नजरिए से देखें ना। अच्छा सर, यही अभी बैंक ऑफ फलाह की मिसाल हम ले लेते हैं, आप वाली लॉजिक, कंपाउंडिंग वाली। ये 12 बिलियन को चाहे तो पूरे के पूरे डिविडेंड देके ख़त्म कर दें, लोग जाएंगे सिनेमा उनेमा देख लेंगे, उड़ा लेंगे, ख़त्म हो जाएगी। यही 12 बिलियन इन्वेस्ट करें, अगर ये लेंडिंग कर दें एट द रेट ऑफ 20%, कितनी कमाई होगी? एंड देयर इज अ मार्केट फॉर दैट, एब्सोल्युटली ह्यूज मार्केट। यहाँ तो इतनी ज़रूरत है, एपेटाइट फॉर क्रेडिट इज सो बिग कि बैंक ऑफ फलाह अगर जाके SMEs को 20% पे भी क्रेडिट दे, SMEs will welcome it. They will give all kind of securities, all sorts of guarantees, tangible assets. मैनेजमेंट अच्छी है, हम मैनेजमेंट पे छोड़ें, वो जो करना चाहते हैं। मैं तो लिटरली डिविडेंड्स के खिलाफ हूं, मगर उस जगह जहां मैनेजमेंट विजनरी है। मैनेजमेंट विजनरी नहीं है तो फिर वो पैसे की कजिया कर देंगे। मगर अगर मैनेजमेंट विजनरी है और जो बिजनेस मॉडल है उनका, वो बिजनेस मॉडल ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, तो आप जितना कमा रहे हैं उसको प्लाउ बैक करते रहें। आप मुझे साल के 30% स्टॉक प्राइस में रिटर्न देते रहें, बनिस्बत ये कि आप मुझे 2-2.5-3% क्या मिलेगा? 2-2.5-3%। कोई 100 शेयर रखता है तो उसको 500 रुपये मिल जाएंगे मिसाल के तौर पे, या कोई 10 लाख शेयर रखता है प्रोपोर्शनेटली तो वही होगा 2.5% जी। तो ग्रोथ के लिए देखें, आप अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर लें। और अगर आप सिर्फ डिविडेंड के लिए पाकिस्तानी मार्केट्स में आ रहे हैं कि जी मैं अपनी ज़िंदगी भर की कमाई ला के मार्केट में लगा दूंगा, बिल्कुल ना कीजिएगा। बिल्कुल जैसे होता है, किसी मेरे दोस्त के एक वालिद ने कहा मैंने घर बेचा है, वो सारा पैसा मैं चाह रहा हूँ स्टॉक में लगा दूँ। मैंने कहा खुदा का वास्ता ये मत कीजिएगा। तो आप थोड़ा सा पैसा निकाल के मार्केट में लगाएं, राइट। एंड योर ऑब्जेक्टिव शुड बी कि आप
बैंक से डबल कमा लें। दैट्स इनफ। बैंक 7% आपको दे रहा है तो आप 14% कमा लें, उसके ज़्यादा ना सोचें, इससे ज्यादा ना सोच। देखिए सोचने को क्या है, मैं 600% महीने का सोच सकता हूं, मेरी सोच से क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी सोच से क्या फर्क पड़ेगा। यहां पर लोग मार्केट में पैसे बनाने को अपना हक समझते हैं, विच इज अ टोटली रॉन्ग वे टू स्टार्ट। यू नो, जैसे जमीन खरीद ली तो जमीन पे आपका हक है, अब वो ये कहते हैं जी स्टॉक मार्केट में नीचे कैसे चला गया स्टॉक को तो मेरे बस ऊपर ही जाना था। सर ये भी एक बड़ी बीमारी है यहाँ पे कि कोई स्टॉक ये राइट देता है, कोई स्टॉक बोनस देता है, कोई स्टॉक डिविडेंड देता है, तो उससे जो कीमत में कभी कटौती आती है जी, उसको मानने के लिए तैयार नहीं कि जी एक्स डिविडेंड से पहले तो ये इतने का था, अब इतने का हो गया। 100 रुपए का भाई जितना डिविडेंड दिया उतने तो उसकी कटौती होगी ना वैल्यू की। आपको अगर रेट चाहिए था तो डिविडेंड ना दिलवाते, जैसे खान साहब कह रहे हैं, या आप उस बोनस ना दिलवाते, तो आपने बोनस दिया तो नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ गए। बोनस तो सिंपल ये आपके पास 100 शेयर थे, अब 110 हो गए, उसको रिड्यूस प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट 100 रुपए का शेयर है, सेम शेयर है। तो हाँ, राइट का एक और इशू है, राइट का implies कि there is an expansion plan there. So I love any company which is giving a right. And then once you have bought that company, you have to sit and wait for the results to come in. Absolutely. एक दिन में तो रिजल्ट नहीं आता। बिल्कुल। तो ये बातें समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और जहाँ तक डिविडेंड का सवाल है, मैं उनसे कहता हूँ कि आप लोग लिस्ट में देख लिया करो, एक्स डिविडेंड जो कंपनी लिखी हुई है, that means these are dividend paying companies। पाकिस्तान में आप एक तकरीबन mix सभी रखें, डिविडेंड तकरीबन सभी देते हैं, मतलब टॉप 30, 40, 50 की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप वो ले लें। लेकिन एक यंग आदमी, आपने बिल्कुल कहा कि एज पे भी डिपेंड करता है। एक यंगर आदमी को लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन की तरफ देखना चाहिए, एज वाले आदमी को शायद डिविडेंड की तरफ ज़्यादा देखना चाहिए। सारा अलमिया वहीं आ जाता है जिसकी बेस्ड पे मैंने ये कोर्स शुरू किया है कि नॉलेज नहीं है। अब ब्रोकरेज अकाउंट खोल लिया और उसके बाद फेसबुक का फोरम ज्वाइन कर लिया, ये अच्छा वो उस पर 500 पता आजकल रेट वो भी देते हैं लोग, फीस भी देते हैं 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपए महीने के दे के। वो समझते हैं कि वहीं से ऐसे टिप मिलेंगे कि वो बिलियनर हो जाएंगे। ये यू नो मुझे भी बड़ी ऑफर हुई कि आप पैसा ले लें एडवाइस के लिए, देखेंगे आज तक नहीं लिया, इसको गुनाह समझता हूँ कि इस काम के लिए मैं पैसा दूँ, आप खुद पर एडवाइस पैसा ले लें। जब आप नहीं लेता मैं, आपकी नॉलेज नहीं होगी। ये देखिए स्टॉक मार्केट और ज़मीन को लोग सही समझ लेते हैं कि ज़मीन ख़रीदने के लिए मुझे इतनी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसलिए कि ज़मीन खरीदते वक्त आप में सब्र होता है। आप 2 दिन के लिए नहीं खरीदते, आप 3 साल के लिए खरीदते हैं। अगर आप अच्छी कंपनी खरीद रहे हैं और 3 साल के लिए खरीद रहे हैं तो शायद यू डोंट नीड एज मच नॉलेज ऑफ द मार्केट। 3 साल के लिए अच्छी कंपनी है, लेके बैठ गए, मगर होता यह है कि खरीदते स्टॉक है और दूसरे दिन कहते हैं कि दूसरे दिन से एंजाइटी शुरू हो जाती है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो सेलिंग की आसानी है, आप एक ज़मीन बेचने जाए इसे हैसल, यू हैव टू गो टू रजिस्ट्रार, बड़ी तकलीफ दह सिचुएशन होती है। ये क्योंकि इतना आसान है कि उठाया फ़ोन बेच दिया, इसीलिए शायद वो जो ना एंजाइटी ज़्यादा है। मैंने तो वो देखा है ना, मैंने तो वो ट्रांजिशन अपनी ज़िंदगी में देखा है कि मैनुअल से जब हम इलेक्ट्रॉनिक पे आए, और इलेक्ट्रॉनिक से वॉल स्ट्रीट पे पहले क्लाइंट को मुझे कॉल करना पड़ता था स्टॉक बेचने के लिए। मेरी ही ज़िंदगी में मैंने ये देखा कि वो खुद ब खुद मोबाइल पे बेच रहा है। वो एक अच्छी चीज़ भी हो गई, उससे लिक्विडिटी भी बढ़ी, मगर नुकसान बहुत ज़्यादा ये हुआ कि एंग्जाइटी बढ़ गई लोगों में। अब जो पहले ब्रोकर को फोन करना पड़ता था प्राइस लेने के लिए, कभी-कभी रोक भी देता होगा। हाँ, ब्रोकर से इंटरेक्शन एडवाइस भी हो जाती, मगर ब्रोकर रोकता था तो ब्रोकर भी नॉलेजेबल होता था। ब्रोकर के भी क्वालिफिकेशन एग्जाम्स होते थे, ब्रोकर के भी अपग्रेडेशन के एग्जाम्स होते थे कि जी 4 साल हो गया, दोबारा आपको एग्जाम लेना है। एक दफा की तो बात ही नहीं है, तीसरी दफा लेना, चौथी दफा लेना। यहाँ तो जिंदगी में पहली दफा भी किसी ने इम्तिहान नहीं दिया हुआ है, इम्तिहान दिया 80-90%। तो अब जब आप ब्रोकर से बात कर रहे हैं अपने, उसको भी नहीं पता क्या हो रहा है, कल को वो कुछ और बेच रहा था, आज वो क्लाइंट्स को। देखिए असल चीज आ जाती है एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। हमारे यहाँ कैपिटल मार्केट्स को सिखाया ही नहीं जाता, यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं सिखाया जाता। थियोरेटिकली ये वो करके वो बता देते हैं। पहली दफ़ा यही जो कोर्स मैंने डेवलप किया, वी प्रेजेंटेड इट एज अ बिजनेस आइडिया लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। वाह, इट वन द बेस्ट प्राइज। लम्स नहीं, लाहौर अच्छा, LSE पिछले हफ्ते शावेज खान
जो मेरे कंपनी में हैं साथ मेरे, ही प्रेजेंटेड दैट आइडिया, इज़ अ LSE स्टूडेंट। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये इनका हल मार्केट में एजुकेशन के थ्रू है। बेइंतहा अच्छे ब्रोकरेजेस हैं यहाँ पर, ब्रोकरेज हाउसेस बहुत अच्छे हैं, एनालिस्ट बहुत अच्छे हैं, मगर जब आप देखिए गाड़ी अच्छी है, रोड अच्छी है, ड्राइवर खराब है अगर तो उससे रोड और गाड़ी का क्या ताल्लुक है? ठीक है ना। इन्वेस्टर अगर नहीं सीखना चाहता है तो उससे मार्केट का क्या ताल्लुक है? हम कैसे सिखाएं उसको? आहिस्ता 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 क्या होगा? आप और मैं 80 साल के होके बैठ के अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो यही देखेंगे, यही कर रहे होंगे। हमारे बाद दूसरी जनरेशन करेगी, तीसरी जनरेशन करेगी। अभी तो छोटे हिस्ट्री है हमारी, 68 साल की हिस्ट्री है। स्टॉक मार्केट 400-400 साल पुराने हैं, यू नो, और वहाँ पे दूसरी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। हम जा रहे हैं वहाँ पे। अगर उस कंपैरिजन में देखें तो माशाल्लाह वी हैव ब्यूटीफुल मार्केट्स। हमने जो सफ़र तय किया है बहुत रैपिडली किया, बेइंतहा रैपिडली किया है ना। उनको 250 साल लगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पे आने के, हम वो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पे आए हम भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पे आ गए। तो मतलब इससे अच्छी कोई बात ही नहीं कि उन्होंने 30 साल इनोवेशन करके इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग लाई, हमने उनको कॉपी करके यहां पे बना लिया। जो अब वहां पे एडवांसमेंट आ रही है हम उसको इमीडिएटली कॉपी कर लेते हैं। कॉपी मतलब गुड थिंग, हम खरीदते हैं टेक्नोलॉजी, कोई रेनबो सेंटर वाला कॉपी नहीं करते। मतलब तो ये तो हमारे लिए तो हम तो लीप्स एंड बाउंड्स ग्रो कर सकते हैं, मगर इस चीज में सिर्फ बात वहीं आ जाती है, गाड़ी अच्छी है, रोड अच्छा है, ड्राइवर खराब है। तो ड्राइवरों को हम सिखाएं कि मतलब इन्वेस्टर्स को हम सिखाएं कि देखिए स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ट्रेडिंग करनी है अगर आपको, अपने दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, कहते हैं ना कि आई एम अ ट्रेडर, ठीक है भाई 20% 25% अपने पोर्टफोलियो का निकालिए और उसको ट्रेड करते रहिए, शौक पूरा करें, शौक पूरा कर लीजिए, और साल के बाद देख लीजिएगा जो 80% नहीं बेचा था अच्छी कंपनी उसमें ज्यादा मिला या इसमें मिला ज्यादा। हाँ, ये बिल्कुल सिंपल देख लीजिएगा। मैं ये कहता हूं कि मेरी तो बात ही ना सुने, हिस्ट्री उठा के देख लें किसी स्टॉक एक्सचेंज की दुनिया में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैज ऑलवेज वन, ऑलवेज। देखिए जब मैंने मतलब इस काम में गया तो ये जो आज का 17,000 का डाउ जोन्स है 3,500 का था, ऊपर नीचे भी हुआ, लेकिन आज 17,000 याद है आपको? 200 600 300 400 याद है आपको? मैं तो हांगकांग में बैठा हुआ था, हांगकांग में थे आप तो। और मेरे साथ तो ये भी हुआ कि लोगों ने कहा कि व्हाई डोंट यू लुक, मेरा विजन मेरी कम थी, मैंने भी मिस किया था उस टाइम, विजन नहीं थी। मुझे कहा गया कि आप छोड़े ये मलेशिया, असल तो कहानी पीछे शुरू हो रही है। हमारे बैग में था ना हांगकांग, मैंने कहा यार वो मैं जाके देखता हूँ वहाँ पे दूरबीन से, वहाँ तो खाली पजामा पहन के लोग घूम रहे हैं, तुम क्या बात कर रहे हो, साइकिल और टोपी। आई एम नॉट गोइंग टू लुक आफ्टर चाइना, बिकॉज मलेशिया वगैरह बड़े एक्साइटिंग मार्केट्स थे, अब बड़ी तेजी से वहाँ पे तरक्की हो रही थी, इंडोनेशिया मलेशिया। क्या बड़ा है मगर भाई वो तारिक भाई, मुझे याद है 100 डबल होता था, 100 पॉइंट पे डबल हो जाता था, फिर डबल हो जाता था, फिर डबल में कहाँ 600 और कहाँ 6,000 पे चला गया। उस वक्त किसी ने नहीं बोला। अच्छा एक और अलमिया है स्टॉक मार्केट का, जब पैसा बन रहा होता है उस वक्त कोई नहीं बोलता कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी मुझ पे इतनी ज्यादा क्यों, उसी प्रॉफिट में से 10% चला जाए बस रोना पिटा, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मैं तो एक लुट गया। किसी ने मुझे कहा, अच्छा ये यहाँ के मार्केट के बारे में मैंने लोगों से ये कहा कि भाई 2010 ये बेचारे जो अपने आलम साहब है ना AKD वाले, उन्हीं के सामने यहाँ पे एक शो हो रहा था, ये फरीद आलम के साथ 2010 की बात है साहब। इतनी डिप्रेशन थी यहाँ पे कि फरीद साहब जनरल मैनेजर ऑफ AKD, ही इज दी गाय ना, दी गाय मार्केट के टॉप गाय। 10 बजे का शो हो रहा है, आए कहने लगे यार क्या बात करें स्टॉक के बारे में, घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब वो बैठ गए स्लम्प होके ऐसे। मैंने कहा यार मुझे अब 1 घंटा निकालना है, मैं क्या करूं, मार्केट शो था, 10 बजे का टाइम है, उनको भी नींद आ रही है, मैं भी इतना फ्रेश नहीं हूँ। फिर मैंने क्या किया, उनको झटका दिया, मैंने कहा साहब आलम साहब अगर यहाँ 8-9 रिफॉर्म हो जाए, मुशर्रफ ने 2-3 रिफॉर्म किए, उसकी चमक देख रहे हैं कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर वो कहता कि PTV ही चलेगा, PTV के अलावा कोई चैनल होगा तो मुल्क तबाह हो जाएगा, इंडिया पकड़ लेगा, रशिया, या ये जो टेलीकम्युनिकेशन 2-3 ही रिफॉर्म किया ना, उसने बेसिकली फीता काटा है। मैं 9 फीते की बात करता हूँ, 9 फीते काटे और ये बैलून ऐसा उठेगा कि आप देखते रह जाओगे, पहचान में नहीं आएगा, उठ जाइए आप। मैंने कहा ये मार्केट 50,000 की है। तो आलम साहब उठ के बैठ गए, क्या कहा आपने? मैंने कहा आलम साहब बताइए।
92 में वेयर वाज शंघाई मार्केट, उनको पता ही नहीं था। मैंने कहा बताइए पाकिस्तानी मार्केट 88 में कहाँ थी, उनको नहीं पता था। मैंने कहा 800 की थी, 1000 या 1200 कुछ ऐसी। जी जी 800 की थी जब मैंने शुरू किया काम करना, और आज कहाँ पे है। और मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि कुछ रिफॉर्म्स करें, ये 50,000 की मार्केट है, उसके बाद धमाल उठ के एकदम बहस। अच्छा, जिसने मेरी बात 2010 के शुरू में सुनी, 12 के शुरू में सुनी, आलम साहब वाले शो में, यही जनवरी फरवरी का महीना था, 10,000 की मार्केट थी। जब 30,000 पे आ गई तो इसका मतलब है देयर इन्वेस्टमेंट हैव ग्रोन सो मच। अब उसके बाद वही आप वाली बात कि थोड़ा सा नीचे आ गया तो रोना पिटना शुरू। ये भाई आपने 1 लाख को 3 लाख कर लिया भाई, ये और आप कह रहे हो कि 20,000 का नुकसान हो गया। ये नुकसान नहीं है, ये नाशुक्रापन है। ये दिस कम्स डाउन टू योर मेंटालिटी। ओके, ये जो मैंने किताब लिखी, 2 किताबें लिखी, उसमें मैंने रिलेशन ऑफ माइंड टू द मार्केट्स लिखा है। इसलिए कि आप नाशुक्रापन कर रहे हैं, लाख रुपए आपने लगाए, 4 लाख बन गए, उसमें से चलिए मार्केट में झटका आया, आपने 80,000 रुपए कम, ये 1 लाख रुपए कम हो गया। 3 लाख अभी अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बुल आलमीन के अभी तक अकाउंट 3 लाख का है। जब वो नफे में से नुकसान को जेब का नुकसान समझने लगते हैं, सर मैं तबाह हो गया, सर ये हो गया। क्या हुआ बेटा? सर 90 रुपए का स्टॉक 80 पे आ गया। आपकी क्या प्राइस थी बेटा? 36 रुपए। अच्छा, इस पे मैं एक बात बता, मैं 2009 में जब आया तो मैंने देखा मार्केट बिल्कुल ही दबी हुई थी। जी जी। ये हपको कैपको 12-12 रुपए का, मैंने दोस्तों को, रिश्तेदारों को सबसे कहा खरीद लो। उनका 1 लाख इस वक्त 7 लाख बना हुआ है, 6 लाख 30,000 बना हुआ है, और डिविडेंड्स अलग मिलते रहे। हाउ कैन दे कंप्लेन कि जी 20,000 कम हो गया? फाइंड अ वे टू कंप्लेन। हाउ कैन दे डोंट आस्क? Unless they have been trading and losing and paying the cost of trading, they'll still find a way to complain. That's the problem. The people who have stayed steady, they have made huge amount of money. Thankfulness is one of the greatest virtues in a human life. बहुत अच्छा discussion हुआ. Thank you, sir. I'm sure Thank you. all your people who listen to you will learn a lot from today's show. Thank you. This show will be available on a website. जी जी जी, इंशाल्लाह अप्रैल की मिडिल में। नहीं, ये वेबसाइट पे अभी हुआ है, आप किसी वक्त भी देख सकते हैं, 24 घंटे तक। और कल इंशाल्लाह ये अपलोड हो जाएगा फॉर एवर, विच पीपल कैन सी आफ्टर 20 ईयर्स। आप शेयर करते हैं और मैं उसको शेयर करता हूँ। जी जी। नाज़रीन, हमारे तमाम शोज़ अपलोड होते हैं, आप वहाँ आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस प्लस TV.pk पे ये शो अभी स्ट्रीम हुआ और अब ये थोड़ी देर बाद अवेलेबल होगा टिल द नेक्स्ट शो। एंड इंशाल्लाह ये वाला शो जो है कल अपलोड हो जाएगा यूट्यूब वगैरह पे, आप जब चाहें देखें इसको। खान साहब के जो शोज़ हैं दे आर वेरी एजुकेटिव, बार बार इसको देखें। यूनिवर्सिटी कॉलेज के तमाम बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको देखें, आप सीखें, आपको अपनी फ्यूचर बनाना है। खान साहब ने गारंटी दी है, मैंने गारंटी दी है, इंशाल्लाह ये मार्केट बहुत अच्छी है, आपका मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। लगा के आराम से बैठें, सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही कमाता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर कभी नहीं कमाता। मेरे एक्सपीरियंस में कोई नहीं, खान साहब के एक्सपीरियंस में कोई नहीं। हमने लंबी मुद्दत बैंकिंग वगैरह में गुजारी है, हमने नहीं देखा किसी को ट्रेडिंग करके कुछ कमाते हुए। तो आप छोड़ दें ट्रेडिंग वेडिंग और आप इन्वेस्टमेंट करके बैठें। बेहतरीन मार्केट है, सॉलिड इकॉनमी है, कोई डरने की बात नहीं। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफिज़।